तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है। बीकॉम ऑनर्स में इसका ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी का आता है, बट बीकॉम प्रोग्राम में इसका प्रैक्टिकल भी पिछले काफी सालों से हर बारी पूछा जा रहा है, तो हमको इसके बारे में बच्चा बात करनी है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली होता क्या है वो पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको ऑफर करूं बच्चे कि आज आप मेरे से 1000 रुपीज लीजिए या आफ्टर 1 ईयर आप मुझसे 1000 रुपीज लीजिए, तो यू ऑलवेज प्रेफर कि सर आप हमें आज ही दे दीजिए। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक फ्यूचर अनसर्टेन है। मैं आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि रेडी टू पे 1000 नाउ, और आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर का किसको पता है, अभी आ रहा है, ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है कल को मैं ही ना रहो, हो सकता है आप भी ना रहो। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से हम वी ऑलवेज प्रेफर कि हमको करंट पैसा मिल जाए। वन थिंग। नंबर सेकंड, हमको पता है कि अगर आज आप 1000 रुपीज ले लेंगे, मतलब अगर मैं आपको आज 1000 रुपए दे दूंगा, तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके जो है विद इन ईयर कुछ और इंटरेस्ट या कुछ और इनकम अर्न कर सकते हो। यानी कि आज का 1000 रुपीज फ्यूचर में जाके वो कुछ और बन जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं तो बैंक में आप एफडी करा दीजिए ना, उसके ऊपर आपको 6-7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये नंबर सेकंड रीजन है। और नंबर थर्ड रीजन है कि आपने आज 1000 रुपीज लिया, आपने जो चीज 1000 में आज की डेट में आप परचेज कर सकते हैं, माइट बी अगर मैं आपको 1 साल बाद वो 1000 रुपीज हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ना, इन्फ्लेशन आप समझते हैं ना, प्राइस बढ़ जाना। तो जो चीज आज 1000 रुपीज में मिल रही है, हो सकता है वो उस टाइम 1200 रुपए की, बट मैं तब भी आपको 1200 रुपीज ही ऑफर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम हमेशा आज पैसा ले लें। अच्छा, अगर ऑफर होता कि फ्यूचर में 1000 और आज में 900, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता कि क्या 900 रुपीज आज लेके मैं विद इन ईयर उसके ऊपर 100 रुपीज अर्न कर सकता हूं? क्या जो चीज आज 900 रुपए में आएगी, क्या उस टाइम 1000 रुपीज से कम में आएगी, ज्यादा में? तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता। ठीक है, बट स्टिल अनसर्टेनिटी लेवल में आप कहते हैं कि यार 900 रुपए मिल जाए वो ठीक है, रेदर देन 1000 रुपीज जो शायद मिलेंगे शायद नहीं मिलेंगे। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की भी टाइम वैल्यू होती है। वी ऑलवेज प्रेफर प्रेजेंट मनी देन फ्यूचर। एक प्रोवर्ब भी है जो आपको थ्योरी में यूज कर रही है, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। इस प्रोवर्ब को यूज करके आप अपनी थ्योरी अच्छे से लिख सकते हैं। मेरे असाइनमेंट में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है। ये तो हो गया बच्चा थ्योरी का पार्ट। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट में हमको बच्चे 2 तरह की टेक्निक्स के बारे में बात करनी है। एक टेक्निक है कंपाउंडिंग टेक्निक जो फ्यूचर वैल्यू बताती है, और दूसरी टेक्निक है हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक जो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना बताती है। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पता नहीं मैं इस वीडियो में इसको कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक की। कंपाउंडिंग टेक्निक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। केस 1 है सिंगल इन्वेस्टमेंट एंड सिंगल रिटर्न। सिंगल इन्वेस्टमेंट, सिंगल रिटर्न। देखिए, ये सब कुछ पैसे का खेल है। आपको पैसा लगाना और देखना कि पैसा कितना बन जा रहा है। आजकल तो वैसे देखो बैंक में एफडी वगैरह कुछ खास मिल नहीं रहा है, और वैसे ही जो है आजकल इन्वेस्टमेंट का कुछ भरोसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में देख लो, शेयर मार्केट में देख लो, क्योंकि टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम पैसा लगाए आज, मतलब ये जो सिंगल इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली हमको अभी गिवन है। सिंगल रिटर्न का मतलब है कि हमको कितना पैसा मिलेगा आफ्टर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो मेरे असाइनमेंट का ही पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम वो टेबल नहीं है, टेबल का मेन यूज होता है, तो मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की बात करूंगा। सो ये क्वेश्चन है, मैंने हेडिंग लिखी भी है असाइनमेंट में, सिंगल इन्वेस्टमेंट सिंगल रिटर्न। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वैसे ही क्वेश्चन सुन लेंगे। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल के लिए आपने पैसा लगाया है 50,000 रुपए। उनको 15 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? बस इतनी सी बात है। एक आदमी ने 50,000 रुपीज लगाए फॉर 15 ईयर्स। हमको सिर्फ ये जानना है कि उनको 15 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मैथ्स के स्टूडेंट्स वो कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बट क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वे से ही करना है इसको। तो इसके लिए बच्चे जो टेबल यूज होगी CVF टेबल। CVF स्टैंड्स फॉर
कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल जो हमको फ्यूचर की वैल्यू बताती है। अगर हम आज कुछ पैसा लगा रहे हैं तो फ्यूचर में हमारा वो पैसा कितना बन जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सीवीएफ टेबल का यूज होता है। सीवीएफ टेबल का ये टेबल आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड होती है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, वो भी बताऊंगा फॉर्मूला से कैसे निकाली जा सकती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक आदमी ने 50,000 रुपए लगाए हैं और 15% इंटरेस्ट पे, नहीं सॉरी 10% इंटरेस्ट पे 15 साल के लिए, तो बताना है कि उसमें फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देख लेते हैं। तो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ये अमाउंट फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर में कितना पैसा बन जाएगा। आज कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इनटू सीवीएफ टेबल वैल्यू 10% रेट है और टाइम पीरियड 15 ईयर्स है। तो जैसे कभी लॉग टेबल देखते थे वैसे ही टेबल में हम ये वैल्यू देखकर सीवीएफ टेबल में आप पता लग जाएगा यार, आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन होने वाली है तो पता लग जाएगा टेबल कैसे देखी जाती है। 10% के कॉरस्पॉन्डिंग 15 ईयर से कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू देख लेनी है। 50,000 इंटू वैल्यू, जो टेबल वैल्यू है वो है 4.177। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका 208,850। तो इट मींस अगर आप आज की डेट में 50,000 रुपीज लगाते हैं, अमाउंट गिवन है हमको, आज की डेट में 50,000 रुपीज लगाते हैं तो 15 साल बाद आपको 208,850 मिल जाएगा। आफ्टर 15 ईयर्स आपका पैसा इतना बन जाएगा। 15 साल बाद आपके पास इतने पैसे होंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप जो पैसे लगाते हैं, जैसे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअली है। समटाइम कंपाउंडेड 6 मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है। तो आपको रेट्स और टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट करनी होगा, रेट और टाइम पीरियड। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर 10% साल का है तो दो बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और अगर 15 साल तक हमारा ये चल रहा है, 15 साल तक हमारा ये सीन चल रहा है, तो उस केस में आपको 30 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे को इसी को थोड़ा चेंज कर देना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10% है 5% हो जाएगा और 15 ईयर्स के बजाय 30 ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग में हम इसको देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, थोड़ी ज्यादा इस वजह से आएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंडिंग हो गई है। अगर क्वार्टरली होगा तो रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 क्वार्टर होते हैं 1 साल में, और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये मंथली होगा तो रेट 12 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम पीरियड 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम सिर्फ टेबल वैल्यू में उसको पुट करके जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कि कैसे हम ये टेबल वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारी पहली टेक्निक है। कंपाउंडिंग टेक्निक में पहला केस है सिंगल इन्वेस्टमेंट सिंगल रिटर्न, सिंगल इन्वेस्टमेंट सिंगल रिटर्न। कंपाउंडिंग टेक्निक का सेकंड पार्ट है मल्टीपल इक्वल इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हमको गिवन होगी, और सिंगल रिटर्न। कई बार बच्चों क्या होता है कि जैसे मैंने जो पिछला केस लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 1 टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न भी 1 टाइम ही मिल रहा है, 1 टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न भी 1 टाइम मिल रहा है। बट नॉर्मली जो लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाते हैं, इनकम में से कुछ पैसे बचाते हैं, या हर साल अपने एनुअल इनकम में से कुछ पैसे बचाते हैं और उसको साइड बाय साइड इन्वेस्ट करते हैं। यानी हर साल पैसा इन्वेस्ट करें बजाय कि उसको 1 टाइम इन्वेस्ट करने के। तो अगर इस पैटर्न से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो केस बन जाता है हमारा मल्टीपल इक्वल इन्वेस्टमेंट। यानी हम हर साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करें फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब जानना है कि उतने टाइम के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम, हर साल 50,000 रुपए लगा रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट दैट ही विल गेट आफ्टर 12 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। 12 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो इस केस में पहले वाले केस और इस वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था और रिटर्न भी एक बार था। इस बार मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, इक्वल अमाउंट है, हर बार 50,000 रुपए लगा रहे हैं फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। बताइए कि 12 साल बाद कितने पैसे
मिलेगा आपको। चलिए, तो इसके लिए जो टेबल यूज होती है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर टेबल यूज होती है। एन्युटी का मतलब ये होता है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, तो कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर टेबल। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है, अमाउंट यानी जो फ्यूचर वैल्यू है वो निकालने के लिए 50,000 रुपीज आप लगा रहे हैं हर साल इनटू CVAF टेबल। 12 ईयर्स टाइम पीरियड था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिख लेते हैं, आगे पीछे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। 8% 12 ईयर्स। टेबल वैल्यू जब आप देखेंगे 50,000, लेट मी चेक, मेरे पास एग्जैक्टली टेबल तो नहीं है, बट जो सॉल्यूशन है मैं उसमें बात कर रहा हूं। 18.977 18.977। तो आफ्टर 12 ईयर्स आपका पैसा बन जाएगा 948,850। तो ये सेविंग करने की एक बेटर टेक्निक है कि अगर आप हर साल 50-50 हजार रुपए जोड़ते हैं तो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करके मिल जाता है आपको। ठीक है, वन टाइम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, या हर बार आप मतलब इन फिक्स डिपॉजिट में सोच रहे हैं, तो ये एक काइंड है जो बैंक वाले रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से ऑफर करते हैं। ठीक है, आप हर साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसमें मेरे को एक चीज आपको और बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टेबल वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है, हमको हेल्प कर देती हैं, बट मैं इस वाले केस में और पिछले वाले केस में एक बहुत मेजर डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है? लास्ट वाले केस में हमने अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट लगाया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे 50,000 रुपए लगाए थे 15 साल के लिए, तो जो पैसा इन हैंड आ रहा है वो आफ्टर 15 ईयर्स आ रहा है, 15 साल के बाद आ रहा है, यानी जब 15 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब आ रहा है। जबकि इस वाले केस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं फॉर 12 ईयर्स पीरियड, 12 साल के लिए पैसा लगाया है, तो ये पैसा आपको 12 साल के बाद नहीं मिलेगा। ये पैसा आपको 12 साल के बाद नहीं मिलेगा, ये पैसा आपको इन द बिगिनिंग ऑफ 12th ईयर मिल जाएगा। मतलब जस्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ योर लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसी आप अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट दोगे वैसी पैसा मिल जाएगा। जैसी आप अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट दोगे आपको पैसा उसी टाइम मिल जाएगा, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ 12th ईयर। ये टेबल वैल्यू ये बताती है। अब अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा है कि आपको पैसा निकालना है आफ्टर 12 ईयर्स, ना कि बिगिनिंग ऑफ 12 ईयर्स में, ठीक है, तो उस केस में नहीं, 13 साल नहीं कर देना है। 13 साल कर देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 13 काउंट हो जाएगी। आपने पैसा दिया है 12 टाइम्स, बट पैसा आपको 12th ईयर के बिगिनिंग की बजाय 12th ईयर के एंड में चाहिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैसा है इन दी बिगिनिंग ऑफ 12th ईयर, और हमको पैसा चाहिए 12th ईयर के बाद में। तो यार कोई बात नहीं है यार, क्या करो, इसके अंदर 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड कर दो, 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड कर दो, तो 948,850 को आप 1 साल के लिए और लगा दीजिए, तो आपका जो पैसा है वो ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ यार? ठीक है यार, फाइनल ईयर में आ चुके हो, इतना थोड़ा सा अंडरस्टूड होना चाहिए कि 8% का अगर रिटर्न मिलेगा, मतलब मैं वो बच्चों वाला काम नहीं करना चाहता ना कि पहले इसके ऊपर मैं 8% कैलकुलेट करूं और जितना उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दूं, सीधा मैंने 1.08 कर दिया। इट मींस इसके अंदर 8% इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, इसके अंदर 8% इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, राइट। कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको। ये आपके लिए वैसे कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि हम पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करते हैं, पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करते हैं, और पैसा उस टाइम पीरियड के भी कुछ सालों बाद हमको चाहिए होता है, कुछ ईयर्स के बाद हमको वो पैसा चाहिए होता है। तो लोग नॉर्मली अपनी रिटायरमेंट इसी तरह से प्लान करते हैं, जैसे मैंने मेरी रिटायरमेंट आज से 10 साल पहले प्लान कर ली थी, व्हेन आई वाज 30 इयर्स ओल्ड। तो उस केस में 30 साल का जब मैं था तो मैंने प्लान किया कि मैं हर महीने अपनी इनकम में से 25,000 रुपीज बचाऊंगा। ठीक है, इतने बचा सकता हूं मैं, आज तो थोड़ा और भी ज्यादा बचा सकता हूं। तो हर महीने अपनी इनकम में से 25,000 रुपीज बचाऊंगा। तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट ना करते हुए एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करें तो एनुअली मैं 3 लाख रुपए बचा लूंगा। ये मैंने तब प्लान किया जब मैं 30 ईयर्स का था, और मेरी प्लानिंग कुछ इस तरह से थी कि ये पैसा मैं अगले 30 साल तक बचाता रहूंगा।
जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब तक मैं काम करूंगा, 60 ईयर्स तक मैं काम करूंगा, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊंगा, पैसा इतना कर लेना कि आराम से बैठ के खाऊंगा। तो मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा हूं। देखिए 30 ईयर्स की एज में आप एज भूल जाओ ना यार। मैंने एक टाइम पीरियड पे सोचा कि हर साल 3 लाख रुपए लगाने फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, हर साल 3 लाख रुपए लगाने फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। कौन सी टेबल? हर साल पैसा लगा रहा हूं, हर साल पैसा लगा रहा हूं, तो कौन सी टेबल? यस, CVAF टेबल। तो मैं यही आपके लिए उसकी हल्की सी कैलकुलेशन, देखो टेबल वैल्यू मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे को ऐसे टिप्स पे टेबल वैल्यूज नहीं याद है, बट केस कुछ इस तरह से हो जाएगा। 30,000 इन्वेस्ट किया, CVAF टेबल। देखो जिस टाइम मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी ना, जिस बैंक के साथ मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है, उस टाइम बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे थे। आज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, 5, 6% आ गया है। मैं जब ये पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। मोटा मोटा मैं 10% ले लेता हूं, 10% पे, 10% फॉर 30 ईयर्स, इतना पैसा। और ये पैसा कब मिलेगा? जब मेरा 60th बर्थडे की बिगिनिंग होगी। 60 ईयर्स के बाद में नहीं, मतलब 30 साल के बाद में नहीं मिलेगा मेरे को, 30th ईयर के बिगिनिंग पैसा मिल जाएगा। अब उसमें मैंने इसको थोड़ा ब्रेक दिया, मान लेते कुछ भी अमाउंट बन गया। अब अमाउंट मुझे नहीं पता है, जो भी टेबल वैल्यू आएगी मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में पहले से कैलकुलेट करके रखूंगा टेबल वैल्यू, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि अमाउंट कितना बन जाएगा। बट अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। अच्छा खासा मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि 30,000 आप 30 साल तक दोगे तो 9 लाख रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे। उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और 30 सालों का इंटरेस्ट तो बहुत बन जाएगा, बहुत बन जाएगा ये पैसा। अब ये पैसा मुझे तब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ये पैसा मुझे तब चाहिए जब मैं 70 ईयर्स कंप्लीट कर लूं, जब मैं 70 ईयर्स कंप्लीट कर लूं। ये पैसा मेरे को मिल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ 60th ईयर, जब मेरा 60th बर्थडे जब स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग ऑफ मतलब जब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से लेके 30th ईयर के बिगिनिंग में। बट मेरे को पैसा चाहिए 40th ईयर के एंड में, 40th ईयर के एंड में। तो ये जितना भी पैसा बनेगा, ये जितना भी पैसा बनेगा, मे बी 1 करोड़ और समथिंग मोर देन दैट, कितना भी बनेगा मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे कितना बनेगा। ये सारा पैसा फॉर नेक्स्ट 11 ईयर्स, यस 11 ईयर्स, नॉट 10 ईयर्स, 11 साल के लिए। क्योंकि ये स्टोरी है 30th ईयर के बिगिनिंग की, जबकि मुझे पैसा चाहिए 40th ईयर के एंड में। अगले 11 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट रहेगा। दिस इज नाउ काउंट एज सिंगल इन्वेस्टमेंट टू गेट सिंगल रिटर्न। तो यहां पे कौन सी टेबल यूज हो जाएगी बच्चों? CVF टेबल यूज हो जाएगी। 11 साल के लिए CVF टेबल, मतलब ये जितना भी अमाउंट बनेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना ही बनेगा, वो 11 साल के लिए और इन्वेस्ट रहेगा, तब जाके एक बड़ा सा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। पता नहीं 5 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप हर महीने 25,000 रुपए बचा रहे हैं तो फ्यूचर में जब आप रिटायर होंगे बहुत पैसा होगा आपके हाथों में। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा सा मिल रहा है, आजकल नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी डाउन चल रहा है। मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया था बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था, बैंक को एग्रीमेंट करके फंस गया मेरे साथ, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा इसके ऊपर। तो उस केस में करीब करीब पता नहीं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, बट पैसा अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये बच्चा हमारी सेकंड टेक्निक थी। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में मैंने CVAF टेबल यानी कि मल्टीपल कंपाउंडिंग टेक्निक और CVF टेबल यानी सिंगल कंपाउंडिंग टेक्निक, दोनों का एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं इसमें सेकंड टेक्निक यानी डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक में ये मेन डिफरेंस है कि जहां कंपाउंडिंग टेक्निक में हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आज मैंने कितना पैसा लगाया, फ्यूचर में पैसा कितना बन गया होगा, चाहे वो सिंगल काइंड में लगाया है या मल्टीपल काइंड में लगाया है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हमको फ्यूचर वैल्यू पहले से पता होती है, बट हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। फ्यूचर वैल्यू पहले से पता होती है, हमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो लाइक कंपाउंडिंग टेक्निक, इसमें भी 2 चीजें हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट सिंगल रिटर्न। बट अब प्रॉब्लम ये है, ये पहले भी पढ़ चुके हम, बट प्रॉब्लम ये कि आपकी बार रिटर्न पता है, इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में ना एक टारगेट अमाउंट होता है कि इतने सालों बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाना चाहिए, इतने सालों बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाना चाहिए, उसके लिए मैं आज कितने पैसे लगाऊं। लेट्स से मुझे पता है कि आज से 10 साल बाद मेरे को मेरी डॉटर को कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा, 10 साल बाद या 15 साल बाद कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। तो उस टाइम मेरे पास उसको अगर मेरे को मतलब
ग्रेजुएशन करवाना है, BBA जो भी चल रहा हो उस टाइम मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए। तो आज मैं कितने पैसे असाइड कर दूं ताकि उस टाइम प्रॉब्लम ना हो, 20 लाख रुपए इन हैंड हो। तो फ्यूचर वैल्यू पता है 20 लाख, आज कितना लगाओ, उसके लिए डिस्काउंटिंग टेक्निक जो बुक में क्वेश्चन है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख रिसीवेबल 8 years फ्रॉम नाउ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। जल्दी से बोल गया, 1 लाख रुपए चाहिए 8 साल बाद, 8 साल बाद 1 लाख रुपीज चाहिए हमको, आफ्टर 8 years 1 लाख रुपीज चाहिए, 8% रिटर्न है। बताइए आज कितना पैसा लगा है। तो अब की बार मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू हमको पता है पहले से 1 लाख रुपीज इंटू पीवीएफ टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल इंटू पीवीएफ टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 10 years। नहीं बच्चे कर रहा था टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड नहीं मैंने शायद उल्टा लिख दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम पीरियड 8 years, सॉरी 10% और टाइम पीरियड 8 years। तो ये आपको टेबल में 8 साल के कॉरेस्पॉन्डिंग 10% पे आप रेट देखेंगे, वो रेट आएगा, वो अमाउंट आएगा 0.467। तो अगर आप आज की डेट में 46,700 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो 8 साल बाद आपके पास में इन हैंड 1 लाख रुपीज होगा। 8 साल बाद आपके पास में 1 लाख रुपए होंगे, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे इन द मेन टाइम ऑफ 8 years प्रोवाइडेड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि ये प्रॉब्लम को हम सीवीएफ टेबल से भी सॉल्व कर सकते थे। ये वाली प्रॉब्लम को हम सीवीएफ टेबल से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? बाय टेकिंग एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? मान लो मैंने आज x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, मुझे पता नहीं है ना कितना, x इंटू CVF 10% 8 years पुट इट इक्वल्स टू 1 लाख। तो x के लिए 1 लाख, जो भी CVF वैल्यू आएगी, CVF वैल्यू इसकी कितनी है 2.144, तो वैल्यू आएगी 46,641। ये सिर्फ और सिर्फ टेबल डिफरेंस की वजह से है, टेबल वैल्यू डिफरेंस की वजह से, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन अमाउंट्स को लेकर। मतलब अगर आप पीवीएफ टेबल से चल रहे हो तो सीधा सीधा चलना होगा, बट सीवीएफ में आपको इसमें एक्स लेके करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज मिसिंग थी। तो ये डिस्काउंटिंग का फर्स्ट काइंड है जिसमें सिंगल इन्वेस्टमेंट सिंगल रिटर्न है, बट सिंगल इन्वेस्टमेंट अब की बारी कैलकुलेट करनी है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक के सेकेंड काइंड की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वाली टेबल हम ऑलमोस्ट रोज डील भी करते हैं। होम लोन में टेबल यूज होती है, कार लोन में ये वाली टेबल यूज होती है, बहुत जगह पे ये वाली टेबल यूज होती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये वाली टेबल का यूज होता है। मैं आपको यूज करना भी बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे यूज किया जाता है। चलिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने रिटायरमेंट प्लान कर लिया कि मैं 60 years के बाद रिटायर हो जाऊंगा। अब उसके बाद मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं जब काम ही नहीं करूंगा तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। तो मैंने एक बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया। वो क्या एग्रीमेंट कर लिया कि 60 years के नेक्स्ट 20 years, देखो लाइफ का किसी को पता नहीं है, बट आप एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि चलो यार 60 के बाद इतने साल तक आपको एक रेगुलर इनकम होती रहनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 years। 80 साल तक, जब मैं 80 का हो जाऊंगा तब तक मेरे को इतना पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ, पहले अगर काम हो गया तो बात अलग है, बट अगले 20 साल का मैं प्रोविजन बना के चलूंगा फॉर नेक्स्ट 20 years तक, एटलीस्ट मेरे को हर साल इतने पैसे मिलते रहे, सो दैट मैं आराम से चलता रहा। अब मैंने प्लान किया कि मेरे को हर साल 5 लाख रुपए मिलना चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 years। मतलब एक माइंड में अब एक चीज है कि अगले 20 साल तक, मैं ये 60 years की एज में ये सोच रहा हूं, अगले 20 साल तक मेरे को हर साल 5-5 लाख रुपए चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 years। हर साल 5-5 लाख रुपए चाहिए। ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो कितना अमाउंट है, सिंगल इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ेगा बैंक को, सो दैट वो मेरे को अगले 20 years तक 5-5 लाख रुपए देता रहे। अब 20 years 5 लाख, 1 करोड़ तो है, ठीक है। तो क्या मुझे 1 करोड़ देना पड़ेगा? अगर 1 करोड़ बैंक को ही देना तो मैं खुद अपने पास क्यों नहीं रख लेता 1 करोड़ रुपए? 5-5 लाख रुपए वैसे निकालता रहूंगा उसमें से। तो मेरे को 1 करोड़ नहीं देना होगा, उससे कम ही देना होगा, ठीक है। वो सब डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना टाइम पीरियड के लिए आप ये पैसा चाहते हैं। तो मेनली इसमें जो टेबल यूज होगी वो
पीवीएएफ टेबल यूज होगी। पीवीएएफ टेबल, पीवीएफ टेबल का मेन यूज जो होता है वो क्या होता है, किस लिए होता है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, जो फ्यूचर में आपको कैश इनफ्लोज मिल रहा है आ रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो एक केस मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, जिससे पता लग जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 50,000 पर एनम फॉर 10 years if the rate of interest is 10% पर एनम। 50,000 रुपए हर साल चाहिए अगले 10 सालों तक, हर साल 50,000 रुपीज चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 years, फॉर नेक्स्ट 10 years। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तो देना पड़ेगा ना, वो अमाउंट निकालना है अपने को कि कितना अमाउंट दें कि ताकि हर साल हमको अगले 10 years तक 50,000 रुपए मिलते रहे। तो वो अमाउंट निकालना है, यानी वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 50,000 रुपए की एन्युटी मिल रही है, टेबल यूज होगी पीवीएएफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड कितना है, लेट मी चेक, 10% 10 years, 10% 10 years। पीवीएएफ टेबल 50,000 रुपीज, पीवीएएफ टेबल वैल्यू है 6.145, तो वी हैव टू इन्वेस्ट 307,250। अगर मैं इतने पैसे वन गो में डिपॉजिट कर देता हूं किसी भी बैंक के साथ में, जो कि हमको 10% का रिटर्न देने वाला है, तो उस केस में इतने पैसों से वो मेरे को अगले 10 साल तक 50-50 हजार रुपए देता रहेगा। अगले 10 सालों तक 50-50 हजार रुपए देता रहेगा। अगर मेरा जो रिसीवेबल अमाउंट है 50,000 की बजाय 5 लाख है, तो इसमें भी एक जीरो ऐड कर दीजिए ना, 30,72,500 रुपीज दीजिए और हर साल 5-5 लाख रुपए लेते रहिए फॉर नेक्स्ट 10 years। 20 years है तो ये अमाउंट ये नहीं कि डबल कर दोगे, कम होगा, क्योंकि 20 years में रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न और हो जाएगा आपका, तो टेबल वैल्यू से पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर इनफ्लोज की, जो मल्टीपल इनफ्लोज है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे ये चीज होम लोन में, कार लोन में कैसे यूज होती है, एक्स लेके यूज होती है। देखो आजकल तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाता है, बट हमको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज कभी भी जो है बैंक हमको चीट कर सकता है अगर हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो मैं वो बताता हूं आपको। मान लो मैंने मेरी गाड़ी के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब मैंने इनको कहा कि आप मेरी इंस्टॉलमेंट्स बना दीजिए। अब मैं तो वैसे तो इंस्टॉलमेंट्स मंथली होती हैं, तो मैं एनुअल की बात करूंगा कि मंथली हमारा ये एफएम में टेबल वैल्यू नहीं होती, मंथली एनुअली गिवन होती है। तो मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आज का पैसा मुझे पता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे को मेरी इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है। मान लेते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, मैं इस लोन को 15 सालों में रिपे करना चाहता हूं, एनुअली 15 सालों में। तो अब केस कुछ इस तरह से हो जाएगा, बैंक के लिए ये इनफ्लोज हैं। बैंक आज मेरे पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जिस बैंक से मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बैंक के लिए ये इंस्टॉलमेंट्स है। नॉर्मली हमको ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन होता था, जैसे मेरे वाले केस में मैंने क्या था, 50,000 रुपए मेरे को हर साल चाहिए, बताओ कितना पैसा लगाएंगे। अब ये मुझे अमाउंट पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्स ले लिया। तो एक्स इंटू पीवीएएफ टेबल से बैंक वाले कार लोन के बाद 11% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 15 सालों में मैं इसको पे ऑफ करने वाला हूं, पुट इट इक्वल्स टू 5 लाख। तो इस तरह से ये एक्स की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी अगर आप पीवीएएफ टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो होम लोन, कार लोन, इस तरह के इंस्टॉलमेंट इसी टेबल से निकाली जाती है। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस टेबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, टेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही बात करते हैं। थैंक यू।